नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो जैसा कि आपने बिल्कुल वीडियो की शुरू में देखा कि 4 साल में 4 नौकरी, कि मैंने 4 साल में 4 नौकरी किस प्रकार हासिल की और क्या मेरी रणनीति उस समय की रही थी और किस प्रकार की रणनीति आपको रखनी होगी जिससे आपका जो लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त आपको हो सके। क्या आपका समय सारणी टाइम टेबल रहना चाहिए, किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ने से और क्या छोड़ने से आपका जो चयन है वो सरकारी सेवा में हो सकता है। इन तमाम बातों को अपने मद्देनजर रखते हुए आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा मेरा परिचय दे दूं। राजीव बिश्नोई, राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी छोर यानी श्री गंगानगर जिले का निवासी। मेरी जो शिक्षा है वो अपने ही गांव से ही हुई है, यानी 2006 में मैंने 10वीं पास की थी, 2008 के अंदर मैंने 12वीं पास की थी, 2009 में मैंने श्री गंगानगर के अंदर बीए में प्रवेश लिया। 1 साल बीए करने के बाद में मेरा बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन हो गया और मैंने 2 साल की बीएसटीसी की। उसके बाद में वापस बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल यानी बीए मैंने कंप्लीट किया। बीए के बाद में मैंने समय समय पर अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखी और आज डबल एमए यानी एमए राजस्थानी के अंदर और एमए इतिहास के अंदर अब तक हो चुकी है। अब वो 4 सर्विस कौन कौन सी है जो मैंने हासिल की, किस प्रकार मेरी रणनीति थी उसको जानिए। बीए के अंदर जो सबसे मेरा जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था वो ये था कि मैंने बीए के अंदर एनसीसी रखी। एनसीसी मैंने ज्वाइन किया। एनसीसी एक आंतरिक सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। ध्यान से इस बात को सुनना कि एनसीसी एक आंतरिक सुरक्षा का अभिन्न अंग है। इसको भारतीय सेना, राजस्थान पुलिस और यहाँ तक कि होमगार्ड के अंदर भी इस एनसीसी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। यानी हर एक वैकेंसी में इस एनसीसी का बोनस अपने को मिलता है। तो अब आप भी जो वीडियो को देख रहे हैं या आपके परिचित कोई 12वीं क्लास में अब की बार हैं या 12वीं पास आउट हो चुके हैं, जो बीए के अंदर प्रवेश किसी ने लेना है या ले लिया है, तो आप एनसीसी के लिए आप 100% प्रयास कीजिए। यदि आपको उस कॉलेज में एनसीसी मिलती है तो आपके लिए आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका भविष्य कुछ हद तक आपका सेफ हो जाएगा। इसके बारे में भी एनसीसी कौन ले सकता है, कौन एनसीसी ज्वाइन कर सकता है, किस प्रकार ज्वाइन करने की इसकी प्रक्रिया रहती है, तो जिसको भी आवश्यकता हो कमेंट करना। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो और तैयार कर दूंगा कि एनसीसी में का कंप्लीट। अब देखिए, उसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं 2010 की बात है। 2010 में महज मैं 18 साल का था। उस समय बीकानेर के अंदर एक भारतीय सेना की भर्ती हुई थी। क्योंकि जब सेना की भर्ती होती है तो उसमें फिजिकल होता है। फिजिकल के अंदर 250-300 जनों के ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप में सबको दौड़ाया जाता है। जो अव्वल आता है उसी के अनुसार उसकी छंटनी होती है। तो उसी 250-300 में मैं भी था और रेस में मैं पहले नंबर पे आया। यानी मैं उस ग्रुप का एक्सीलेंट रेसर रहा और मुझे रेस के 60 में से 60 अंक प्राप्त हुए। बीम के 40 में से 40 अंक मुझे प्राप्त हुए। यानी जो ग्राउंड के जो फिजिकल के 100 नंबर होते हैं, मुझे 100 में से 100 अंक प्रदान हो गए। और एनसीसी, चूंकि एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट हैं उनका इंडियन आर्मी के अंदर एग्जाम नहीं होता, उनको जो रिटन एग्जाम के 100 में से 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। यानी 200 में से 200 अंक थे। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य मेरा यह रहा कि मुझे सीना मेरा पूरा नहीं होने की वजह से उस भर्ती से मुझे निकाल दिया गया। लेकिन मेरे लिए गौरव की बात थी कि इस भर्ती में मेरी जो सबसे कम समय में, पूरी भर्ती में सबसे कम समय में मैंने दौड़ पूरी की, तो उस वहाँ उपस्थित सेना के उच्चाधिकारियों ने मुझे एक ट्रॉफी से सम्मानित भी मुझे किया।
उसके बाद में 1 साल बाद में मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और 1 साल बाद यानी सन 2011 में श्री गंगानगर के अंदर आर्मी की भर्ती हुई और उस भर्ती के अंदर मेरा भारतीय सेना के अंदर चयन हो गया। पहली सरकारी सर्विस थी भारतीय सेना जिसके अंदर मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके अंदर भी दौड़ में मेरी पूरे ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन थी। चयन होने के बाद में कुछ घर की परिस्थिति इस प्रकार की थी कि मैं इस भारतीय सेना को ज्वाइन नहीं कर पाया और मैंने अपनी जो तैयारी है वो वापस जारी रखी। 2011 के अंदर पहली सर्विस में लगने के बाद मुझे अच्छा मनोबल मेरा बढ़ा, अच्छा हौसला मिला और 2013 के अंदर राजस्थान पुलिस भर्ती में मेरा चयन प्रथम रैंक से हुआ। राजस्थान पुलिस के अंदर भीलवाड़ा जिले से जो मेरी रैंक है वो प्रथम रैंक पर मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में सभी की कोशिश होती है कि अपने गृह जिले में अपनी नौकरी हो। मैंने पुलिस के अंदर 2 साल तक नौकरी की और 2015 के अंदर इसी राजस्थान पुलिस में अपने गृह जिले श्री गंगानगर से मेरा चयन हो गया। यानी मेरी दूसरी सरकारी नौकरी पुलिस के अंदर थी। प्रथम रैंक से राजस्थान पुलिस में भीलवाड़ा से चयन होना, तीसरी सर्विस मेरी पुलिस के अंदर ही वापस श्री गंगानगर के अंदर चयन होना। लेकिन इत्तेफाक से 2015 के अंदर ही मेरा रिजल्ट आया अध्यापक भर्ती का, जिसके अंदर श्री गंगानगर गृह जिले से मेरा चयन हो गया। तो चौथी नौकरी मेरी थी अध्यापक की, जिसके अंदर मेरा चयन हुआ। लगातार 4 वर्षों में 2011 से 2015 तक 4 सरकारी नौकरी में चयन हुआ। तो मेरी जो रणनीति यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी कोई बड़ाई के लिए नहीं बता रहा। मैं चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो से अगर 5 स्टूडेंट भी मोटिवेट होके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उनका चयन सरकारी सेवा में होता है तो मेरे लिए एक सौभाग्य रहेगा। अब देखते हैं, अब सबका प्रश्न बहुत बार यही होता है कि सर आपने तैयारी शुरू कहां से की थी। तो मैं बता दूं, मेरी जो तैयारी शुरू हुई थी वो कक्षा 9 से। अब सभी सोचेंगे 9th क्लास से तैयारी कौन शुरू करता है। 9th क्लास में जब स्कूल के अंदर सबको पता है कि प्रार्थना सभा के दौरान जो 5% जीके के लिखवाए जाते हैं, मैंने 9 से लेकर 12 तक लगातार 4 साल मैंने वो जीके के क्वेश्चन स्कूल के अंदर में लिख के लाता था और उनको मैं तैयार करता था। तो यानी पहला काम ही क्या है, रुचि। अगर आपकी उस क्षेत्र में रुचि है, उस काम में रुचि है, तो आप, यानी मेरी रुचि कक्षा 9 से राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है या सामान्य अध्ययन चाहे भारत का है उसमें रुचि थी और लगातार मैं उन प्रश्नों को नोट करते गया और 4 साल के अंदर मैं अच्छी खासी पकड़ मैंने राजस्थान जीके में प्राप्त कर ली थी। अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, कुछ अभिभावक भी हो सकते हैं। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप का भी जो छोटे बच्चे हैं, आपके परिवार से हो सकते हैं जो 5वीं 6ठी क्लास में हो, तो वो जिस भी स्कूल में हो, अगर उनके अंदर जीके का जो प्रश्न लिखवाए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे की पहली जो शुरुआत है वो मैं मानता हूं कि उसी स्कूल से होनी चाहिए, कक्षा 6 से। कक्षा 6 से लेकर 12 तक मैं मानता हूं कि रोजाना प्रार्थना सभा में 5% सामान्य ज्ञान के लिखवाए जाने चाहिए। ये बच्चे की पहली वो नींव है। अगर बच्चा इस चीज से 6 से 12 तक जाता है तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे? मान लीजिए 1 साल के अंदर 200 कार्य दिवस होते हैं। 200 कार्य दिवस होते हैं, एक दिन के अंदर 5 प्रश्न होते हैं, तो 1 साल के अंदर 1000 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लिखे जा सकते हैं 1 साल में। और ध्यान ये रहे कि कोई भी प्रश्न रिपीट ना हो। तो 6 से लेके
12 तक 7 साल बच्चा पढ़ता है, 7 साल पढ़ता है तो उसके 7000 प्रश्न तैयार हो गए। और मैं ये लिख के दे सकता हूं कि जो बच्चा 12वीं पास करते ही जिसके पास 7000 प्रश्नों का एक संग्रह है जिसके पास है, वो कभी असफल नहीं हो सकता। और यदि ये लगे कि 6ठी क्लास का बच्चा सामान्य ज्ञान कैसे तैयार कर सकता है, तो मैंने मेरे स्कूल में कक्षा 3 के बच्चे को सामान्य ज्ञान के लिए तैयार किया है, और उसे आज भी 200-300 प्रश्न आप जो सामान्य बनते हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं, भारत के अंदर कितने राज्य हैं, किस राज्य की राजधानी कौन सी है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, संभाग कितने हैं, कौन कौन से हैं, कब बने थे, कंप्लीट कक्षा 3 से उन बच्चों के तैयार हैं। तो क्या 6ठी क्लास से लेके 12 तक वो तैयार नहीं कर सकते? अगर वो इस प्रकार से मेरी जो रणनीति से अगर वो काम शुरू करते हैं तो कक्षा 12 तक आते आते वो 7000 प्रश्न या इससे भी ज्यादा प्रश्नों का संकलन वो कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर हम तो 12 पास कर गए, अब हम क्या करें? ठीक है, ये बात ही आपके जो छोटे भाई बहन हो सकते हैं या छोटे बच्चे आपके हो सकते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने बताया कि भविष्य में अगर उनको सेव करना है किसी सरकारी जॉब के लिए तो आपको कक्षा 6 से ये काम आपको शुरू करवाना पड़ेगा। अब देखिए, अब जो 12 पास कर गए वो क्या कर सकते हैं? उनका तो ये समय निकल गया। बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने इस काम को भी साथ साथ में किया है। अब आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी दृढ़ शक्ति है वो मजबूत होनी चाहिए। और तीसरा, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये 3 चीजें अगर आप करते हो, भले आप आज 12वीं पास हो, बीए के अंदर हो, आप बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने शुरू की है, अगर आप 3 चीजें साथ लेके चलते हो तो आपकी सफलता ज्यादा दूर नहीं है। मेहनत पहला काम। ये आप जिस दिन भी तैयारी करना शुरू करो तो आप अपने आप से एक प्रश्न करना कि क्या मैं इस भर्ती के लिए जी जान से तैयारी कर सकता हूं। यदि आपको अपना आंसर हाँ में मिलता है तो आप तैयारी शुरू कीजिए। यदि आपके मन में अभी भी संशय है कि मैं मेहनत कर भी सकता हूं और हो सकता है मेहनत पूरी ना भी हो, तो आप उस चीज में प्रवेश ही आप ना लें। उसके बाद मेहनत आपने करनी शुरू कर दी, दृढ़ इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इस काम को करना ही है। ऐसा नहीं बीच मझधार में जाके कि पार तो पड़ने वाली नहीं है, अभी क्या करें, क्यों नहीं पड़ेगी पार। आप में ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति आप में है भी कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन करवाना ही है, तो कौन रोकने वाला है आपके सिलेक्शन को। तीसरा, स्मार्ट वर्क, कि ऐसा काम करो जिससे आपको सफलता है आसानी से मिल सके। यानी मान लीजिए काम तो ये सारे ही करेंगे, टोटली भागेंगे, सारे पुलिस के फॉर्म भरते हैं, सारे रीट के फॉर्म भरते हैं, उनमें सारे कामयाब नहीं होते। कामयाब कौन होते हैं? जो अपने दिमाग से काम लेते हैं, किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से वो चलते हैं, छोटे रास्ते से, यानी कम समय में किस प्रकार वो मैटर तैयार करते हैं। यानी उनका पढ़ाई करने का जो तरीका है वो आधुनिक जमाने का है, यानी वो स्मार्ट वर्क करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक बार एक पिता ने अपने, उसके 2 बेटे थे, और जब पिता अंतिम समय में था तो उसने बोला भी घर का जो पूरा राजकाज है वो दोनों में से एक को देना है। तो ये बोला भी, उनका अच्छा बड़ा खेत था बड़ा, तो कि खेत के अंदर एक लोहे का संदूक है, जो सबसे पहले ढूंढ के लाएगा उसको मैं घर का पूरा राजकाज दे दूंगा। तो एक वो मेहनती तो था, उसने क्या किया, सुबह 4 बजे जल्दी उठ के गया और पूरे खेत के अंदर, क्यों बहुत बड़ा खेत था, उसने पूरे दिन उसमें खुदाई की, संदूक नहीं मिला। दूसरे दिन फिर काम किया, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन जो दूसरा बेटा था उसने स्मार्ट वर्क को अपनाया। उसने घर बैठ के थोड़ा सोचा कि मुझे इस काम को अगर मैं ऐसे खुदाई करता रहूंगा तो बहुत बड़ा खेत है, तो इसमें हो सकता है जल्दी आसानी से इस काम में सफलता नहीं मिले। उसने इंजीनियर से राय ली कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए।
तो उन्होंने बताया कि इसको एक बहुत बड़ा चुंबक यहाँ लेके अपने को उस खेत में लेके जाना चाहिए, उससे आकर्षण प्रतिकर्षण से अपने जो लोहे की जो वस्तु जमीन के अंदर दबी है उससे उसका पता चल सकता है। तो उसने वही किया और जो 4 दिन से 5 दिन से मेहनत कर रहा था और इसने 3 घंटे के अंदर जाके उस संदूक को, उस लोहे के संदूक को खोज निकाला। तो ये था स्मार्ट वर्क। मेहनत के साथ साथ में आपको ये करना पड़ेगा। किस प्रकार से करना होगा अपने साथ साथ में आपको बताते जाएंगे। अब बात आती है सबसे पहले समय सारणी की, टाइम टेबल की। सभी का एक ही प्रश्न होता है कि सर हमारा जो टाइम टेबल है वो किस प्रकार का रहना चाहिए। टाइम टेबल के लिए बता दूं आपको, इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि आप इतने घंटे ही पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। आप मेरे हिसाब से आप 10 से 12 घंटे आपको प्रतिदिन अवश्य निकालने ही चाहिए। अब थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी कि स्कूलों के अंदर जिन्होंने सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है वो तैयार किए हैं, मान लो आप में से कुछ ऐसे हैं और आप में से कुछ ऐसे हैं जो आज ही तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो उनसे 2 धावक एक साथ, एक पहले निकल चुका है आधा घंटा, दूसरा भी दौड़ना शुरू किया है, तो उससे आगे कैसे निकलेगा जब ये तेज गति से दौड़ेगा। यदि बाद वाला धावक तेज गति से दौड़ेगा तो ही इस धावक को क्रॉस कर पाएगा। ठीक आपके साथ भी वैसा ही है, आपको अगर ये 6 घंटे पढ़ता है तो आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना होगा, तभी आप इसको क्रॉस कर पाओगे। तो समय सारणी में भी यही है कि आपका 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल होना चाहिए। अब सर टाइम टेबल, अब बहुत बार मेरे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि सर ये कि बच्चों को जल्दी उठना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। जब तक आप पढ़ने में सहज महसूस नहीं करोगे तब तक आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप भले ही सुबह 8 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 4 बजे उठो, जब आपको सहज लगता हो कि मैं इस समय पढ़ सकता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ने में रुचि रखते हैं, सहज महसूस करते हैं, तो रात को पढ़ें, भले वो दिन में रेस्ट करें। दिन में पढ़ने वाले रात को रेस्ट करें। कम से कम आपका 10 से 12 घंटे का आपका जो टाइम टेबल है वो होना चाहिए। अब सुबह उठते ही जब भी आप उठो तो किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। आप सबसे पहले अपना जो न्यूज़पेपर है आप वो लीजिए। प्रतिदिन आप अखबार का वाचन आप जरूर करें, उसको सरसरी निगाहों से उसको कंप्लीट उसमें देखें। जो भी आपके काम में आने वाली चीजें हैं उनको आप अलग से नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप जब भी पढ़ो, टाइम टेबल अपना बनाओ, तो आप 2 से 3 घंटे से ज्यादा एक साथ का टाइम टेबल आप नहीं बनाएं। मान लीजिए सुबह आपने आधा घंटा अखबार के लिए ले लिया, उसके बाद में आप 2 से 3 घंटे के लिए आपने कोई विषय आपने चूज कर लिया, उसके बीच में आप 1 घंटे का, आप 2 से 3 घंटे के बाद में 1 घंटे का आप ब्रेक दे दें। ब्रेक में आप ऐसा काम करें जैसे आपने खाना खा लिया या कोई और कोई आपके समय में आप कोई काम कर सकते हो तो आप काम कर लीजिए। उसके बाद में फिर आप 2-3 घंटे का पढ़ाई का आप शेड्यूल तैयार कर लो। उसके बाद में घंटे 2 घंटे का ब्रेक दे दो, इसके अंदर आप आराम कर लीजिए, दिन में सो लीजिए। सोना ये भी है कि सर कितने घंटे जागें, कितने घंटे सोएं, तो 6 से लेके 8 घंटे से कम 6 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है, और 6-8 घंटे से ज्यादा सोना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आप हो सभी विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या को ग्रहण करने वाला, विद्या का अर्जन करने वाला, और आपकी जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की है कि आपकी 24 घंटे से होने चाहिए जिसमें आप कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करते। यदि आपने 10-10 घंटे सोने में नष्ट कर दिए, बिता दिए, तो आप में कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न ये कर सकती है। अब 6 से 8 घंटे का सोने का हो गया, उसके पीछे जितने भी आप घंटे बनते हैं उसमें से कम 10 से 12 घंटे का आपका पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। रात को 6 घंटे सो लिए, 2 घंटे दिन में सो लो, ताकि आपका जो दिमाग है वो फ्रेश रहे। रोजाना कम से कम 1 घंटे तक आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलें, भले आप व्यायाम करें, भले आप बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, जो आपको पसंद का खेल है 1 घंटे में आप इस प्रकार से शेड्यूल को सेट करें कि आप उसको खेलें। अब बात रहती है जी मोबाइल की।
मोबाइल और टीवी, ये दो चीज ऐसे हैं, ऐसा इनसे दूरी बनाए रखें, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि आप मोबाइल को 6 माह के लिए बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। आप एक टाइम टेबल बना लें कि मुझे आधा घंटा रोज मोबाइल के अंदर देना, तो फिक्स शेड्यूल में आपका आधा घंटा ही रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उस आधे घंटे में आप जो कॉमेडी जो शोज हैं आप उनको देखें, ताकि आपका जो दिमाग है वो फ्रेश रहे। बाकी दुनिया भर की जो तमाम बातें हैं वो आपको बस खबरें हैं, घटनाएं हैं, वो आपको अखबार से आप प्राप्त कीजिए। मोबाइल का ज़्यादा काम सिर्फ और सिर्फ दिमाग को फ्रेश करने के लिए करें। सोशल मीडिया से आप दूरी बना के ही रखें, क्योंकि बहुत सा सारा समय आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये ट्विटर वगैरह आप चलाते रहना। इसके अंदर आप आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपका जब ब्रेक का आपका समय हो पढ़ाई से, उस समय आप कोई अपने यूट्यूब की वीडियो होगी, किसी टीचर का कोई मोटिवेशनल कोई भाषण हो गया, या कोई आपको जो सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं तो आप वो तैयार कर सकते हो। टीवी से आप दूरी बना के रखें। टीवी के अंदर कोई ज्ञानवर्धक आज के समय में कोई ऐसी चीज़ें अब नहीं आ रही हैं। खबरें आपको सुननी है तो आपको अखबार के अंदर पढ़ने को मिल ही जाएगी, बाकी टीवी के अंदर कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जब भी आपको टाइम जो आपको सहज अनुभव करें तो आप 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल आप तैयार कर लें। अब देखिए, उसके बाद में बात आज अपने स्पेशल राजस्थान पुलिस के बारे में कर रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। यहाँ बहुत बार यह टॉपिक सामने आता है कि सर नोट्स के बारे में क्या करना चाहिए, नोट्स को लेकर। तो इसमें नोट्स बनाने, यदि आपके पास साल भर का समय है तो आप डिटेल से इसका नोट्स आप तैयार कर लीजिए। यदि आपके पास 6 माह से कम का समय है तो नोट्स अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किताब आपके पास जो भी किताब है, उस किताब में एक येलो कलर का जो हाइलाइटर आता है, उस हाइलाइटर से जो जो चीज़ आप पूरी इस किताब को पढ़ते जाएं, मान लो इस पेज के अंदर सारी 100 लाइन है और उस 100 लाइन में आपको लगता है कि इसके अंदर सिर्फ 40 लाइन ऐसी है जिससे कोई प्रश्न एग्जाम के अंदर बन सकता है, तो उस लाइन को आप इस प्रकार से हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब भी आपको एग्जाम के समय सिर्फ पूरी किताब आपको ना पढ़नी पड़े, पूरे नोट्स आपको ना पढ़ने पड़े, वो जो चंद लाइनें हैं उन्हीं का आपको रिवीजन आप कर सको और आपका मैटर आसानी से निकल जाए। तो ये था नोट्स के बारे में। अब सर एग्जाम जो मैटर है वो किस प्रकार से निकालें। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी जो मैटर है किसी भी मान लो राजस्थान पुलिस का है, आप 45 इस प्रकार से तैयारी करें कि 45 दिन पहले आपका एक बार पूरा सिलेबस क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि आप 6 माह आपके पास हैं तो आप 3.5 माह तक आप एक बार में इस प्रकार का टाइम टेबल सेट करो, इस प्रकार उसमें आप सब्जेक्ट सेट करो कि आपका 45 दिन के अंदर 45 दिन पहले, एग्जाम से 45 दिन पहले आपका एक बार सिलेबस क्लियर हो जाए। पहला सिलेबस क्लियर होने के बाद में यानी 3.5 माह में आपने क्लियर कर लिया, दूसरा 1 माह में आप क्लियर कीजिए। इस प्रकार का टाइम टेबल आप सेट कीजिए कि मुझे पूरा सिलेबस 1 महीने में पूरा करना है। अब दिन रहे आपके 15 एग्जाम में, अंतिम आपका जो रहेगा वो रहेगा 15 दिन का, कि इस 15 दिन के अंदर आप जो है यानी आपका 6 महीने में 3 बार सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। जितनी बार ज्यादा बार आप उसको रिवाइज करोगे उतने ही आपको एग्जाम के अंदर अच्छी सफलता आपको मिलेगी। बहुत बार ऐसी चीजें होती है, आपको यहां सिलेक्शन करवाना है न कि ज्ञान अर्जन करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास पूरी उम्र पड़ी है, आपको ऐसे ऐसे टॉपिक ऐसे ऐसे उसमें बिंदु छांटने हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप पीछे के पेपर उठाइए, आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं कम से कम 10 साल पुराने तक आप पेपर उठा लीजिए। उन 10 साल के पेपरों को आप अच्छी तरीके से 2 या 3 बार कर लीजिए। अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे उस पूरी किताब में से कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न आने हैं और उस टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न आने हैं, ताकि आपको ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद में
अब राजस्थान पुलिस के बारे में पहली बार अपना आ रहा है महिला एवं बाल अपराध। पहली बार एग्जाम में शामिल किया गया है, बहुत अच्छे इसमें प्रश्न बनेंगे। तो मेरे सबसे पहली राय यह रहेगी कि इस मैटर को आप अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इससे मेरिट ऊपर और नीचे होने का पूरा चांस इसमें है। दूसरा, कंप्यूटर के प्रश्न आपकी बार अच्छे खासे आने हैं, इसके भी आप अच्छे से इसको मैटर को तैयार कर लो। कंप्यूटर में बिल्कुल छोटी सी एक बुक आती है विजय पब्लिकेशन की RCET के लिए, वो आप उस बुक को आप अच्छे से निकाल लो। हो सकता है अगर सिंपल प्रश्न बनते हैं, अच्छे प्रश्न भी बनते हैं, तो इस किताब में से आपका क्लियर हो सकता है। उसके बाद में गणित और जो तर्क शक्ति है, अब बहुत बोलते हैं सर सिलेबस के अंदर मैथ नहीं दी हुई, मैथ पढ़े या ना पढ़े, या केवल रीजनिंग से काम चल जाएगा। आप पुराने पेपर उठा के देखो, रीजनिंग के साथ साथ में मैथ भी हर एक पेपर में आई है। तो आपको जो जो टॉपिक पुराने एग्जाम में आए हैं उन टॉपिक को आप अच्छे से मैथ के भी निकालो, क्योंकि मैथ के प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आपको पढ़ना है राजनीति विज्ञान, उसके बाद में आपको विज्ञान पढ़ना है, फिर आपको करंट अफेयर्स, जो करंट जीके है, मैंने आपको बोला था अखबार, अगर आप पिछले 1 साल से या 8 माह से या 6 माह से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको करंट जीके के लिए विशेष मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा जो करंट जीके है वो उसी अखबार के अंदर। आप अखबार जब भी सुबह लो, आप कॉपी लेके साथ में बैठ जाओ, उसके अंदर जो भी आपको लगे कि इस प्रकार का जो प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आप अलग से नोट करते रहो। यदि आप रोज के 10 प्रश्न भी उस अखबार से निकालते हो तो 1 महीने में 300 प्रश्न होते हैं, और यदि आप 6 माह तक ऐसा करते हो तो आपके पास 1800 से 2000 तक प्रश्न आपका जो संकलन आपके पास हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि यदि आपने 2000 प्रश्न तैयार किए हैं तो उसमें से कोई करंट जीके बाहर जाएगा इसमें से। इसके अलावा जो 6 माह की जो करंट जीके की जो बुक्स आती है छोटी छोटी, वो भी आप अपने पास रखें, जैसे मुमल की हो गई, तो उनसे भी आप करंट जीके रिवाइज करते रहें। फिर राजस्थान जीके की बात करें, इसके अंदर आपका भूगोल, इतिहास, कल्चर है, वो अच्छे से आप कोई भी एक बुक उठाएं और उस बुक में से आप तैयार कर लें। कभी दोबारा मौका मिला तो उनको कंप्लीट की सबकी एक बुक्स के बारे में अपने बता देंगे भी कौन सी बुक्स में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ छोड़नी है। अब थोड़ी सी बात यहाँ करते हैं कि बुक्स कौन सी लेनी है। मैं कहता हूँ आपके पास जो बुक्स है वो कोई एक बुक उठा लो, जरूर नहीं कि आपके पास एक ही चीज़ की 5-5 4-4 बुक हो, कोई एक बुक हो, भले ही वो राय की है, भले ही वो लक्ष्य की है, दक्ष की है, फर्स्ट रैंक की है, कोई भी है, एक बुक आप कंप्लीट उठाओ और उस एक ही बुक को आप अच्छे से आप रिवाइज कर दो। 2 बार 3 बार उसी एक बुक को निकाल दो, आपका पूरा सिलेबस है। क्योंकि कभी भी एक बुक में 100% सिलेबस कवर नहीं होता, हमेशा 80 से 90% ही होता है। यदि आपका 80 से 90% अच्छे से तैयार हो तो आपको दूसरी बुक उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो मेन बिंदु कि सर तैयारी करने में जो कुछ बाधाएं हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, या अब आर्थिक वाली बात करें तो एक ज़माना ऐसा था कि सबकी एक सोच थी कि बिना पैसे की सरकारी नौकरी कहाँ है। तो मैं बता दूं आज सरकारी नौकरी के लिए आपको एक पैसे की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है। तो फॉर्म फीस क्या है, 500 से ज्यादा किसी भी फॉर्म की फीस नहीं है। 500 रुपये आप जैसे तैसे भी मैनेज आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है सर कोचिंग की, किताबें। किसने कहा कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता?
आपके अंदर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन करवाना ही है, तो किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप ठीक ठाक स्थिति के अंदर हैं और आप कोचिंग ले सकते हैं, तो आप इस प्रकार की कोचिंग का चयन कीजिए जो आपके घर के सबसे नज़दीक हो, क्योंकि दूर रहने में, बाहर रहने में, आने का जाने का जितना समय आपका नष्ट होता है, उतना समय यदि आप नज़दीकी कोचिंग में लेके आप उस समय का आप सदुपयोग करो तो आप उससे भी बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। उसके बाद में यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और बोलते हैं सर किताबें के पैसे भी नहीं है, क्या करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपके अड़ोस पड़ोस में आप नज़र मार के देखें कि जो भी आज से पहले की सरकारी सेवा में कोई चयनित हुआ है, आप उससे मार्गदर्शन लें, तो जरूर कोई न कोई किसी न कोई इसका हल जरूर निकल सकता है। बाकी किताबें कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसके सारे अगर 2000 रुपये आप अगर खर्च करते हैं तो राजस्थान पुलिस की कंप्लीट जो बुक्स है वो आपको इसमें प्राप्त हो सकती है। अब ये था इस प्रकार से कि जो बुक्स है, फीस है, ज़्यादा मैटर ये नहीं करता, पैसा कभी आड़े नहीं आता, बस आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और मेहनत करने का एक जज्बा होना चाहिए, क्योंकि 99% आपकी मेहनत काम आएगी और 1% आपका लक फैक्टर काम करता है। यदि आपने 99% मेहनत के अंदर कसर छोड़ी है तो लक कभी उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, और यदि मेहनत करते हो तो 1% हो सकता है आपका लक आड़े ना आए और आपका चयन हो जाए। तो समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे इसी प्रकार की और भी जो वीडियोस लेके। तो इस जो बातें हैं, आप अगर सिलेक्शन आपको करवाना है, चयन करवाना है, तो बिल्कुल निश्चित होकर बिना भय के, बिना किसी तनाव के आप अपने जो ग्रुप तैयार कीजिए 4-5 जनों का, और उस ग्रुप में ऐसे टॉपिक आप उठाइए जिसमें आप ग्रुप डिस्कस कर सकते हो। रोजाना शाम को अपने मित्र मंडली कैसे तैयार कीजिए 5-4 जो आपके साथ उसी चीज़ की तैयारी आपसे कर रहे हैं, तो शाम को जो भी जिस चीज़ में दिक्कत आए आप साथ बैठ के उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कुछ अपने जो मन के एक ऐसे जो प्रश्न होते हैं जो अपने दिमाग में उनके आंसर अपने को हल प्राप्त नहीं होते, तो उन साथियों की मदद से अपने उनको हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम इसी जुलाई अगस्त में होने वाला है, तो बिल्कुल अच्छे से प्री प्लान एक प्लान तैयार करके कि मुझे अगले 3 माह में किस प्रकार मेरे को तैयारी करनी है, उसका एक शेड्यूल तैयार करके और आज से ही जुट जाइए। सिलेक्शन आपका कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक बार अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस प्रकार के यदि आपको लगता है कि इन चीज़ों से मुझे कुछ फायदा होने वाला है, तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करना, हो सकता है आपके जो भाई बंधु है उनके भी ये काम में आ जाए।